लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल के हमले आज भी जारी रहे। इजराइल ने कहा है कि बीते एक साल में लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से लगभग 26,000 रॉकेट दागे गए। बेरूत को दहलाने वाली तस्वीरें देखकर दुनिया के होश उड़ गए। आधी रात को बंकर तबाह करने वाला ब्लास्ट किया तो बेरूत का आसमान धुएं से भर गया। इजराइल ने कहा कि वो हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को नष्ट कर रहा है। बेरूत के साथ बेक्का इलाके में भी वेपन स्टोरेज फैसिलिटी, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स, कमांड सेंटर और लॉन्चर ध्वस्त कर दिए। इजराइल ने कहा बीते साल में गाजा पट्टी से एक साल में 13,200, लेबनान से 12,400, ईरान से 400, यमन से 180 और सीरिया से 60 रॉकेट और मिसाइलें लॉन्च की गई। इजराइल के बहुसंख्यक लोग यह चाहते हैं कि जंग खत्म हो जाए, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक लगभग 77% लोगों का यह मानना है कि जंग खत्म होने से ज्यादा जरूरी है कि हमास के कब्जे से बंधकों को रिहा कराया जाए। लेबनान में इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और 7 तारीख आते आते ये हमले तेज हो गए हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ माउंट लेबनान के खेमतिया इलाके में, जहां पर रॉकेट से किस तरह से हमला हुआ इस पूरी बिल्डिंग पर और इसमें 10 लोगों की जान गई है। बताया ये जा रहा है कि उसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। रात के अंधेरे में इस पहाड़ी इलाके में यह हमला किया गया। वजह क्या थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो तस्वीर है वो बताती है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये खड़ी गाड़ियां इस बिल्डिंग के तमाम चकनाचूर हो गई हैं और ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी। इसके ऊपरी माले पर जितने भी लोग जो परिवार रह रहा था उसके सभी लोगों की मौत हुई बताई जाती है। कई लोग इस हादसे में जख्मी भी हुए हैं। इजराइल ने ये धमकी दी है कि जो भी शिया बहुल इलाके हैं जहाँ भी हिजबुल्लाह के ज्यादा सपोर्टर्स रहते हैं उन इलाकों को नो मैन लैंड घोषित किया जाए। इजराइल पर हमास के आतंकी हमले को एक साल पूरा। गाजा में अब भी जारी है इजराइल और हमास के बीच जंग। इसी जंग को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। फिलिस्तीन का दावा है कि इजराइल ने बारूदी हमले में 42,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया, करीब 1 लाख घायल हैं, 18 लाख लोग बेघर हो गए। वहीं इजराइल का कहना है कि उसने सिर्फ हमास के लड़ाकों की सुरंगों को टारगेट किया। इस बीच इजराइल ने साल भर पहले हमास के आतंकी हमले की नई तस्वीरें जारी की। इसमें हमास के हथियारबंद लड़ाकों के खिलाफ इजरायली सेना के जवान काउंटर ऑपरेशन करते नजर आए। हमले में 1500 से ज्यादा इजरायली मारे गए थे। 7 अक्टूबर वाले आतंकी हमले को लेकर दुनिया इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बटी नजर आ रही है। अमेरिका में कई जगहों पर लेबनान और फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां हुई। नॉर्थ और साउथ इजराइल पर हमास और हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह ने गैलीली इलाके को एक बार फिर से अपने निशाने पर लिया। ये हमले ऐसे वक्त हो रहे हैं जब ईरान के रिवोल्यूशनरी कमांडर्स बार-बार इजराइल को धमकी दे रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि ईरान की 2000 मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं। इधर हिजबुल्लाह के मुताबिक इस बार उसने नॉर्थ इजराइल के साथ-साथ टेल अवीव को टारगेट करते हुए रॉकेट दागे। कुछ रॉकेट इंटरसेप्ट कर लिए गए, मगर कुछ तो इजराइल के रिहायशी इलाकों में जा गिरे। वहीं हमास ने भी इजराइल की राजधानी को निशाना बनाते हुए बैक टू बैक कई मिसाइलें फायर की। हमास ने कहा साल भर पहले हुए अल अक्सा ऑपरेशन ने इजराइल का घमंड तोड़ दिया। वैसे इस सब के बीच इजराइल ने एक बार फिर गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए स्पेशल फोर्स को भेज दिया है। गाजा में इजरायली ऑपरेशन को तुर्की ने नरसंहार बताया है। तुर्की ने कहा कि इसकी बड़ी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी। वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तुलना हिटलर से की गई। यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूसी अफसर ने बड़ा बयान दिया है। रूस ने ये आरोप लगाया है कि यूक्रेन केमिकल अटैक की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के मुताबिक कुछ दिन पहले रूस ने यूक्रेन की जमीन पर थर्मोबैरिक बम चलाया था। ऑक्सीजन को सोख लेने वाले बम के बीच अब रशिया के न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन ट्रुप्स के अधिकारी ने कहा है कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को इस साल करीब 3 लाख प्रोटेक्टिव ग्लव्स, गैस मास्क, एंटी केमिकल पैकेज दिया है। इसके साथ साथ केमिकल वॉरफेयर एजेंट्स के लिए 1.5 लाख एंटीडोट भी भेजे गए हैं। रूस का कहना है कि यूक्रेन ये सामान मंगाकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, यानी खुद केमिकल अटैक करेगा और आरोप रूस पर लगाएगा। यूक्रेन वॉर के बीच नॉर्थ कोरिया ने नाटो को खुली धमकी दी है। उसने कहा है कि रूस के साथ अगर उसके रिश्तों की आलोचना की तो गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। हरियाणा के चुनाव नतीजों से पहले भूपेंद्र हुड्डा ने सीएम पद पर इशारों में ठोका दावा। बोले ना मैं टायर्ड हूं और ना ही रिटायर्ड हूं। अब भी यही कह रहा हूं ना, मैं टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। बोलो हैट्रिक लगाने को तैयार है या टायर्ड नहीं है? मैं क्या लगता हूं आपको?
हरियाणा के नतीजों से कुछ घंटे पहले हुड्डा कम शब्दों में काफी कुछ कह गए हैं। उनके सांसद बेटे दीपिंदर हुड्डा भी कह रहे हैं कि इस चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा ने काफी जोर लगाया। हुड्डा साहब ने बहुत मेहनत करी है और आज चुनाव में सभी का योगदान है। हुड्डा साहब का एक विशेष योगदान है जो आज चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो आज स्ट्रेंथ बनी है। लेकिन कुमारी सैलजा कह रही हैं कि सीएम का फैसला तो हाईकमान करेगा। ना मैं इसके बारे में कुछ कह सकती हूँ ना कोई और कह सकता है। ये बात केवल हाई कमान की अनाउंसमेंट के बाद ही आपको पता चलेगा। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा के चुनावों के नतीजे कल यानी मंगलवार को आएंगे। जम्मू कश्मीर में निर्दलियों पर डोरे डाल रही है बीजेपी। सरकार बनाने के लिए उसे मनोनीत होने वाले 5 सदस्यों का भी आसरा है। बीजेपी का अनुमान है कि जम्मू रीजन में उसको भारी बढ़त मिलेगी, लेकिन कश्मीर घाटी में उसके लिए नंबर जुटाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बीजेपी सूत्रों का अनुमान है कि कश्मीर घाटी में छोटी पार्टियां 7 से 9 सीट जीत सकती हैं। ऐसे में बीजेपी उन निर्दलीय उम्मीदवारों के संपर्क में है जो जीत सकते हैं। बीजेपी सज्जाद लोन और अल्ताफ बुखारी समेत कई नेताओं के संपर्क में है। इसके अलावा उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत होने वाले 5 विधायकों का भी समर्थन बीजेपी को होगा। इसी बीच पीडीपी ने संकेत दिए हैं कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने के करीब रहे तो उन्हें समर्थन दिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों के मनोनयन प्रस्ताव पर विवाद। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रस्ताव को असंवैधानिक बताया। मनोनयन हुआ नहीं कि विवाद पहले खड़ा हो गया। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जिन 5 सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत करेंगे उनमें 2 कश्मीरी विस्थापित, 1 महिला, 1 पीओके शरणार्थी और 1 अन्य शामिल होगा। जो संभावित नाम सामने आ रहे हैं वो 5 बीजेपी से जुड़े हैं, जैसे संजीता डोगरा, अध्यक्ष महिला मोर्चा जम्मू कश्मीर बीजेपी, सुनील सेठी, जाने माने वकील प्रवक्ता जम्मू कश्मीर बीजेपी, अशोक कोल, कश्मीरी पंडित संगठन महामंत्री जम्मू कश्मीर बीजेपी, रजनी सेठी, प्रवक्ता जम्मू कश्मीर बीजेपी, फरीदा खान, सामाजिक कार्यकर्ता सचिव जम्मू कश्मीर बीजेपी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी सदस्यों के पास विधानसभा में मतदान का अधिकार होगा। इस पर इंडिया गठबंधन ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मैं एलजी से कहना चाहता हूँ और मजबूती से कहना चाहता हूँ, वो गलतियां मत करो जो तुमने आज तक की हैं। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब कल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। बीजेपी कह रही है कि सब कानून और संविधान के मुताबिक हो रहा है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले राहुल गांधी का अनुसूचित जाति को साधने का दाव। ऐसे ही एक अनुसूचित जाति के परिवार के रसोई में हाथ बटाया और खाना खाया। कोल्हापुर के गांव में एक अनुसूचित जाति परिवार का किचन में हाथ बटाते राहुल यहां अजय तुकाराम सनदे के घर गए, जहां उन्होंने दलित किचन्स ऑफ मराठवाड़ा के लेखक शाहू पटेल के साथ किचन में हाथ बटाया। राहुल की ये अनुसूचित जाति किचन पॉलिटिक्स ऐसे वक्त में सामने आई है जब महाराष्ट्र में जल्द चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में 1.32 करोड़ अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो कि कुल आबादी का करीब 12% है। महाराष्ट्र विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 29 सीटें रिजर्व हैं, यानी अनुसूचित जाति का वोट महाराष्ट्र में बहुत अहम है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव निपट जाने के बाद राहुल गांधी का पूरा फोकस महाराष्ट्र पर है। यति नरसिम्हानंद के बयान पर मचे बवाल के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान। बोला, किसी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं। गाजियाबाद के डासना शिव शक्ति धाम के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद के विवादित बयान को लेकर कई दिन से बवाल मचा हुआ है। इस सब के बीच योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही है। किसी भी जाति, मत, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता, महापुरुषों अथवा साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं। सीएम योगी ने त्योहारों को देखते हुए सीनियर अफसरों के साथ मीटिंग में सख्त निर्देश भी दिए। माहौल खराब करने वालों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करें, वहीं कानून के खिलाफ काम करने वालों से सख्ती से निपटें। महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए। अफसरों से कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग और PRV 112 की पेट्रोलिंग तेज की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को हिदायत के साथ अराजकता फैलाने वालों को नसीहत भी दी। बोले, दुस्साहस की कीमत चुकानी पड़ेगी। विवादित बयानों के लिए बदनाम बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने फिर आग उगली है।
पब्लिक को भड़काते हुए कहा है कि अब ज्ञापन नहीं जवाब दिया जाएगा। हजारों बार धरना दिया है, बताओ कभी किसी धरने का कोई नतीजा निकला? अब कोई धरना नहीं दिया जाएगा, अब जवाब दिया जाएगा। बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के स्थापना दिवस के मौके पर तौकीर रजा ने दशहरे के बाद दिल्ली में ताकत दिखाने की भी बात कही। जिस दिन तारीख का ऐलान होगा, दिल्ली कूच के लिए बरेली से लेकर दिल्ली तक पूरी सड़कें जाम होनी चाहिए। तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी जहर उगला। नरेंद्र मोदी ने अपने तरीके से ये साबित किया है कि वो सिर्फ सनातन के प्रधानमंत्री हैं। तौकीर रजा ने अदालतों पर भी सवाल उठाए, कहा कि देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ मौजूद है, लेकिन कानून के हिसाब से फैसले नहीं हो रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू एकता वाले बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले, क्या 10 सालों में हिंदुओं के लिए खतरा पैदा हो गया? 10 साल के वजीर आजम के दौर में बता मोहन भागवत हिंदुओं को खतरा पैदा हुआ है? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं से भाषा, जाति, प्रांत के मतभेद मिटाकर एकजुट होने का आह्वान किया था। हैदराबाद के सांसद को ये बात नागवार गुजरी, बोले भारत को इन लोगों से ही सबसे बड़ा खतरा है। एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला तो गजा के मुसलमानों को इजराइल के बारूद से बचाने की भी गुहार लगाई। ये बेंयामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो, 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए। असदुद्दीन ओवैसी खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और तो और उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा संसद में भी बुलंद किया था, जिस पर बड़ा विवाद पैदा हो गया था। तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगला छोड़ा, लेकिन एक विवाद उनके पीछे पड़ा। बीजेपी का आरोप है कि सरकारी बंगले से तेजस्वी महंगी चीजें उखाड़ कर ले गए। ये पटना के 5 देशरत्न मार्ग पर डिप्टी सीएम का सरकारी आवास है, जिसे तेजस्वी ने कल ही खाली किया। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि तेजस्वी यादव अपने साथ टोटी, एसी, बेसिन, आरओ और हाइड्रोलिक बेड का बेस समेत कई चीजें ले गए हैं। सफाई के लिए लोग आए तो देखा गया कि यहाँ की जो चीजें थी, जो बेसिक चीजें थी, वो यहाँ से गायब। काफी एयर कंडीशन यहाँ पे थी जो यहाँ से गायब दिख रही है। नल जो होते हैं, वॉशरूम के जो नल होते हैं, जो टोटी होती है, उसको भी उखाड़ के ले जाए। सारे सामान को सूचीबद्ध किया जा रहा है। अगर ऐसा कहीं कोई दिखेगा कि कोई सामान मिसिंग है तो उसके पर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। आरजेडी कह रही है कि बीजेपी को तेजस्वी फोबिया हो गया है। कह रही है कि तेजस्वी यादव जी एसी खोलकर चले गए, बेड लेकर चले गए। इसी से पता चलता है ये तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। तेजस्वी वाला बंगला अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित हुआ है और वो 10 अक्टूबर को बंगले में गृह प्रवेश करेंगे। नौकरी के बदले जमीन केस में लालू परिवार को बड़ी राहत। दिल्ली की कोर्ट ने लालू, तेजस्वी समेत सभी 9 आरोपियों को दी जमानत। आगे तेज प्रताप यादव, उनके पीछे तेजस्वी यादव, उनके पीछे उनकी बहन और सांसद मीसा भारती और आखिर में व्हील चेयर पर बैठकर आए लालू प्रसाद यादव। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार आज दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट में पेश हुआ। अदालत ने सभी 9 आरोपियों को जमानत दे दी। सभी को 1 लाख के निजी मुचलके पर बिल मिली। सभी आरोपियों को पासपोर्ट जमा करने को कहा गया है। न्यायालय पर भरोसा, हम लोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा है। पूरी तरीके से जो है राजनीतिक साजिश षड्यंत्र जो है वो बार बार ये लोग करते रहते हैं। ये मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है। आरोप है कि तब रेलवे में जिनकी भर्ती हुई, उन्होंने बेहद कम कीमत पर अपनी जमीन लालू परिवार के नाम ट्रांसफर की। केजरीवाल वाले बंगले में शिफ्ट हो गई हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। केजरीवाल अब सड़कों को बना रहे हैं मुद्दा। मुख्यमंत्री बनने के करीब 3 हफ्ते के भीतर दिल्ली की सीएम आतिशी सिविल लाइंस इलाके में स्थित 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर शिफ्ट हो गई हैं। उन्होंने यहां के स्टाफ से मुलाकात की। आपको बता दें, यहां पर पहले बतौर सीएम अरविंद केजरीवाल रहा करते थे। केजरीवाल अब पूरी तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। हमने देखा कि सड़कों की हालत अच्छी नहीं थी, तब मैंने आतिशी जी से निवेदन किया था कि दिल्ली की सारी जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उनका मुआयना किया जाए। अरविंद जी के बेल पे बाहर आने के बाद वो और हम इंस्पेक्शन करने के लिए पीडब्ल्यूडी की कई सड़कों पे गए थे। उसके बाद से दिल्ली की सरकार युद्ध स्तर पर पीडब्ल्यूडी की सड़कों को ठीक करने का काम कर रही है। केजरीवाल का पूरा फोकस बीजेपी को घेरने पर है, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके जेल में रहने के दौरान दिल्ली में विकास के काम रोक दिए गए।
आम आदमी पार्टी सांसद संजीव अरोड़ा के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी। आम आदमी पार्टी बोली पीएम मोदी ने अपने तोता मैना को फिर खुला छोड़ दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, गुरुग्राम, जालंधर, लुधियाना समेत करीब 1.5 दर्जन जगहों में रेड की। छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी बिफर गई। उनके पास केवल एक ही काम है, एजेंसीज का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल को कैसे खत्म किया जाए। मोदी जी तो अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझते हैं। प्रधानमंत्री पर हमला करने में संजय सिंह तो 2 कदम आगे निकल गए। नरेंद्र मोदी जी वो एक गंभीर बीमारी का शिकार हो चुके हैं और उस बीमारी का नाम है नफरती बीमारी। ये एक लाइलाज बीमारी है। आम आदमी पार्टी सांसद के घर ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस ने ईडी को बीजेपी की एडवांस पार्टी बताया। जब भी चुनाव होंगे ईडी एडवांस टीम की जगह बीजेपी की एडवांस टीम की तरह पहुंच जाती है। 61 साल के संजीव अरोड़ा आम आदमी पार्टी के सांसद होने के साथ बड़े कारोबारी भी हैं। ईडी का आरोप है कि अरोड़ा ने एक इंडस्ट्रियल प्लॉट को अवैध तरीके से अपने नाम ट्रांसफर किया। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हत्या और बलात्कार के मामले में सीबीआई ने दायर की चार्जशीट। संजय रॉय को बनाया गया मुख्य आरोपी। सीबीआई ने सियालदा कोर्ट में ये चार्जशीट दायर की है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में करीब 200 लोगों के बयान दर्ज हैं। संजय रॉय को हत्या और रेप का मुख्य आरोपी बनाया गया है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि जांच अभी जारी है। इस बीच पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्हें एम्स दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों के समर्थन में दिल्ली के एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स 9 अक्टूबर को कैंडल मार्च निकालेंगे। सोशल मीडिया पर फेमस होने की सनक ने ले ली 4 लोगों की जान। गुजरात के बनासकांठा में रील बनाने के शौक में हो गया एक बड़ा हादसा। बस में सवार सभी लोग अंबाजी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। त्रिशूलिया घाट पर बस चलाते वक्त ड्राइवर मोबाइल से रील बना रहा था। लोगों ने ड्राइवर को मना भी किया, बावजूद इसके ड्राइवर रील बनाने में मशगूल रहा। बस घाट पर रेलिंग से टकराकर पलट गई। तमाम यात्रियों को जल्दी से हॉस्पिटलाइज भर्ती कर दिया गया है। इसके अलावा 4 लोगों की अभी डेथ हुई है जो अभी तक सामने आई है। साल 2022 में हुए सड़क हादसे ने करीब 2.25 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। पिछले 5 सालों में सड़क हादसे में हुई मौतों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। नवरात्र के मौके पर सावधान करने वाली खबर। नोएडा में आग ने एक परिवार का आशियाना खाक कर दिया। वजह जाननी आपके लिए बेहद जरूरी है। कई मंजिल ऊंची इमारत और बीचों बीच आग से धधकता फ्लैट। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हैं। आग घर के मंदिर में रखे दिए की वजह से लगी। मंदिर फ्लैट की बालकनी में बना हुआ था। आग की खबर मिलते ही सोसाइटी में हड़कंप मच गया। जिस वक्त आग लगी तब घर के लोग डांडिया कार्यक्रम में गए हुए थे। खबर मिलने पर घर वाले दौड़ते हुए पहुंचे। फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। तब तक घर में रखा लाखों का सामान खाक हो चुका था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 18,000 घरों में मोमबत्तियों की वजह से आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। ज्यादातर मामलों में लापरवाही बड़ी वजह होती है। पश्चिम बंगाल में लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। कोयला खदान में जबरदस्त ब्लास्ट होने से 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कई लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं। चश्मदीदों ने बताया कि सुबह खदान से कोयला निकालने के लिए ब्लास्टिंग की जा रही थी, लेकिन अंदर मजदूर भी काम कर रहे थे। धमाका होने से खदान धंस गई। कई मजदूर फंस गए। 7 की मौत हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि हादसे के बाद कंपनी के बड़े अफसर मौके से फरार हो गए। लापरवाही से हुई मौतों से लोगों में आक्रोश है। मौके पर जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। फिलहाल इलाके में तनाव है। भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इससे पहले बीरभूम में ही एक पत्थर खदान धंस गई थी, जिसमें 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी। अचानक बादल फटने की वजह से कर्नाटक के उडुपी में सैलाब आ गया और इतना पानी आ गया जिसमें गाड़ियां बह गई। सैलाब के बहाव में उल्टी बहती हुई कार रबर और ताड़ के बगानों के बीच अटक जाती है, लेकिन इस सैलाब में कुछ वाहन बह गए। अचानक बादल फटने की घटना हुई और हेबरी नदी में उफान आ गया। उडुपी जिले के उडेपी और हेबरी हिल्स में इस सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। लोगों के घरों, खेतों और बागानों में पानी भर गया। तेज बारिश ने पहाड़ी इलाके कप्पीनेल में भी मुश्किल पैदा कर दी है। मुद्रादी से बलादी को कनेक्ट करने वाली रोड कई घंटों से पानी में डूबी हुई है। बादल फटने की घटना और उसके बाद हुई तेज बरसात की वजह से कर्नाटक के पहाड़ी हिस्से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। पहले पदयात्रा और अब भूख हड़ताल।
लद्दाख के पर्यावरण एक्टिविस्ट और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने दिल्ली में शुरू किया अनशन। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उसे 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग अब अनशन के जरिए उठाई जा रही है। लेह से दिल्ली तक करीब महीने भर तक और लगभग 1000 किलोमीटर की पदयात्रा करने के बाद सोनम वांगचुक और उनके सहयोगी अब दिल्ली में लद्दाख भवन पर भूख हड़ताल पर डट गए हैं। उन्होंने अश्योरेंस दिया है गृह मंत्रालय ने कि हमारी मुलाकात देश के नेताओं से होगी और लद्दाख के जो बातचीत चल रहे हैं वो अगले 2-3 हफ्तों में शुरू करेंगे, मगर ऐसा कोई अभी तक नहीं आया। सोनम वांगचुक और उनके साथ चल रहे पदयात्रियों को 30 सितंबर को शंभू बॉर्डर से हिरासत में लिया गया था। अपने चुनावी कैंपेन में इंडिया आउट जैसे मुद्दों को लेकर मोइज़ू विवादों में रहे। बाद में लक्षद्वीप और मालदीव को लेकर के भी विवाद हुआ। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू 5 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। आज राष्ट्रपति भवन में उनका शानदार स्वागत हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मोदी और मोइज़ू के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने मालदीव में हनीमादू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का वर्चुअल उद्घाटन किया। फिर दोनों देशों के बीच आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के साथ डिजिटल और वित्तीय पहल समेत कई समझौते भी हुए। मोइज़ू ने भारत को आश्वासन दिलाया कि मालदीव कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव यात्रा का न्योता भी दिया। चीन से नजदीकी बढ़ाने वाले मालदीव को भारत का महत्व समझ में आया। भारत के साथ किए कई अहम समझौते। साल 2024 के लिए नोबेल प्राइज विजेताओं के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों को मेडिसिन के क्षेत्र के लिए नोबेल मिला है। नोबेल प्राइज पाने वाले वैज्ञानिकों के नाम विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन हैं। दोनों को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए सम्मान मिला है। प्राइज देने वाली नेशनल असेंबली ने बताया कि दोनों वैज्ञानिकों की खोज मानव और जीवों के विकास को समझने के लिए अहम साबित हो सकती है। नोबेल प्राइज 123 साल से दिए जा रहे हैं। पहला नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया था। अब तक मेडिसिन के क्षेत्र में 229 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। पिछले साल मेडिसिन का नोबेल प्राइज हंगरी के साइंटिस्ट कैटलीन कारिको और ड्रू वीसमैन को मिला था। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिए जाते हैं, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।